नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी यदि सरकार बनाने में कामयाब रही तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये लाख टके का सवाल सुन आप भी कहेंगे कि क्या कह रहे हैं। जब पार्टी खुद मुख्यमंत्री शिवराज के नाम पर वोट बटोर रही है तो फिर जाहिर है मुख्यमंत्री भी वही होंगे। लेकिन अब आपको यह सुनकर बड़ा ही अचरज होगा कि बीजेपी फिर बहुमत में आई तो मुख्यमंत्री शिवराज नहीं बल्कि और कोई ही होगा। यह बात हम नहीं बल्कि दूर की कोड़ी फेंकने वाले राजधानी के गलियारों से ही ये खबर छन छन कर बाहर आ रही है। हालांकि अभी कोई भी ये बताने को तैयार नहीं कि मुख्यमंत्री शिवराज नहीं होंगे तो आखिर वो कौन होगा जिसे हम भावी मुख्यमंत्री पुकार सकते हैं। ये तो सच है कि राजनीति में जैसा दिखाई दे वैसा तो कुछ होता नहीं है। प्रदेश में चुनाव है और सूबे के मौजूदा मुखिया शिवराज पार्टी यानी भाजपा के तारनहार बने हुए हैं। अब बताइए, ऐसे में आपके कान में कोई आकर ये कह जाए कि भले ही प्रदेश में तीसरी बार शिवराज सरकार बना ले लेकिन वो खुद तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सुनते ही आपको कितना बड़ा झटका लगेगा। आप ही कहेंगे ये बात तो सच नहीं हो सकती। यही बात हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय के साथ साथ बड़े नेताओं के मुखारविंद से जो बातें दबी जुबान से बाहर निकल कर आ रही हैं, वो तो यही कह रही हैं। बड़ों का स्पष्ट कहना है कि तीसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कोई और होगा। हालांकि वो ये बताने में अभी भी अक्षम ही साबित हो रहे हैं कि यदि सरकार बनी तो शिव का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वैसे इस तरह की चर्चा को खुलकर अभी तक किसी भी नेता ने हवा नहीं दी है, लेकिन राजधानी के गलियारों से बार बार जो हवा राजनीति का रुख तैयार करती देखी जा रही है, उसमें शिव की ताजपोशी पर ही प्रश्न खड़े करने वाले ढेरों मिल जाते हैं। इस गंभीर विषय पर बोलने वाले पार्टी के नेता कोई शिव विरोधी भी नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि हो सकता है पार्टी शिवराज का प्रमोशन कर उन्हें राष्ट्रीय पटल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दे जो भविष्य में शिव के लिए सिरमौर कहलाए। लेकिन अभी तक इतना तो तय समझकर चला जा रहा है कि भाजपा यदि सत्ता में आई तो शिव का उत्तराधिकारी कोई और होगा। पहले राजा दिग्विजय सिंह, फिर रघुनंदन और अब रहे है कांतिलाल भूरिया की भी जुबान फिसल गई। तीनों ही नेताओं की जुबान एक एक दिन के अंतराल में फिसली और फिर अपने काम पर जुट गई। वैसे नेताओं ने जो जो कहा वो आम लोगों को समझने में कोई वक्त नहीं लगा। फिर चाहे राजा की कही बात हो या फिर रघुनंदन का बगैर नाम लिए सोनिया के खिलाफ किया कमेंट्स, सबका हिसाब अब जनता अपने पास रख रही है। ऐसे में भूरिया ने जो कहा उसे भी आदिवासी वोट बैंक ने गंभीरता से लिया है। आदिवासी क्षेत्रों के गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि बस अब तो वो तो देखना चाहते हैं कि अभी और कौन कितना फिसलता है और कितना गिरता है, फिर फैसला तो उन्हीं के हाथों में। राजा दिग्विजय सिंह का ये कहा कि 100% टंचमाल है। भले ही ये कांग्रेस को तारीफ लगे, लेकिन प्रदेश के आम लोग इतना तो समझते हैं कि शालीन भाषा क्या होती है। आम लोगों को राजा का ये कहा कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने तय आपसी चर्चा में जगह जगह पर आम राय भी बना ली। लोग एक दूसरे से कह बैठे, ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है, इसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। राजा के कहे को एक दिन गुजरा था कि राजा जैसे बोल वचन में माहिर भाजपाई रघुनंदन शर्मा बगैर नाम लिए ही सोनिया को अशुभ बहू की संज्ञा दे बैठे। रघुनंदन ने अपनी बात को मनवाने के लिए ढेरों उदाहरण दिए और ये साबित करने की कोशिश की कि वाकई सोनिया जी अब शगुनी बहू है। शायद इस बार कांग्रेस को रघुनंदन ऐसे नेता नहीं लगे कि उनके कहे पर वो कोई रिएक्ट करते। ये दोनों ही मामले अपनी अपनी जगह पर आम लोगों में चर्चा का विषय बने हुए ही थे कि तीसरी बात कांतिलाल भूरिया के मुख से निकल पड़ी। अब जब से भूरिया के मुख से ये निकला है कि गांव की खूबसूरत लड़की को उठाकर ले जाते हैं संघ के लोग, तो बस इसी बात से अब सभी दूर हलचल मची हुई है। राजधानी से निकला ये कांग्रेसी तीर अब गांव गांव तक चर्चा का विषय बन चुका है। भूरिया की इस बार कोई जुबान नहीं फिसली है। उनका कहा एक पूरी इबारत की तरह लिखा और पढ़ा जा सकता है, इसलिए ऐसा जुबान फिसलना लिखना भी सही नहीं होगा। वैसे तो तीनों ही नेताओं के कहे को आम लोग जुबान फिसलना नहीं बता रहे हैं। चर्चा वीर तो यही कह रहे हैं कि जिन जिन नेताओं ने अपनी अपनी बात कही है वो बड़े ही सोच समझ कर कही है। अब नेताओं की खरी खरी सुनने के बाद आम लोग भी कुछ खरी खरी सुना रहे हैं। आम लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वो तो अभी थोड़े दिन और यानी पूरे 3 माह केवल सुनने का काम ही करेंगे।
फिर फैसला करना उन्हीं के हाथों में है और तभी तय किया जाएगा कि कौन कितना फिसल रहा है और कौन कितना गिर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज यूं तो ऑलराउंडर राजनेता की भूमिका में हैं। वो पिछले कुछ सालों में ही पार्टी के एक ऐसे नेता बन उभरे हैं जो सत्ता हो या संगठन, दोनों की ही कमान अपने हाथों में लिए दिखाई दे जाते हैं। अब चूंकि पूरी पार्टी शिवराज के भरोसे आ खड़ी हो गई है, ऐसे में शिव ने एक बार फिर अपनी सरकार पर लगे उन पुराने दागों को धोने का काम शुरू कर दिया है, जिसके कारण शिवराज सरकार के पिछले दिनों काफी किरकिरी हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जो बाहर गए दागी फिर पार्टी के भीतर होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले शिवराज सिंह अब प्रदेश के अलग अलग जिलों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब जब शिव अलग अलग जिलों के जन आशीर्वाद पर हैं, तो ऐसे में वहां के अपनी पार्टी के राजनेताओं को लेकर भी वो कहीं न कहीं ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो दागी नेताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अब इसे राजनीति के गलियारों में एक नया नाम दिया जा रहा है। कोई शिव की इस कवायद को दाग धोना करार दे रहा है, तो कोई इसे शिव की हुत्तुतूबे कह रहा है। ये सुरसुरी उस वक्त से चल निकली है जब सूबे के मुखिया ने अपने छोटे भाई कुंवर विजय शाह के लिए क्लीन चिट भरे शब्दों का उपयोग किया था। मुखिया जी अब अपने ही निर्णय पर विचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी नेता भी विजय शाह को लेकर किए जाने वाले फैसले को मुख्यमंत्री के पाले में डाल देंगे। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा और यदि शिव की जन आशीर्वाद यात्रा खंडवा कूच कर जाएगी, तब तक विजय शाह का छीना ताज उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इस काम को कर राजा अपने कुंवर को खुश तो करेंगे ही, साथ ही उन लाखों आदिवासियों को मान देंगे जो शाह के कहे के बाद छीन सा गया था। फिलहाल सरकार के 2 मंत्री बाहर है, एक विजय शाह है तो दूसरे राघव जी। विजय शाह के मामले में अब तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कहा जा रहा है कि असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। ऐसे में समय रहते ये दाग धुल जाना चाहिए। अब दूसरे क्रम पर वो भी हो सकते हैं जिनके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन पार्टी कभी न कभी फिर उन्हें क्लीन चिट मिली तो एक बार दाग धोने का मौका जरूर देगी। अब भले ही दूसरे नेता को लेकर अभी कोई सुबुगाहट नहीं है, लेकिन शाह के मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने के मूड में जरूर है। कभी अपराध की राजधानी कहलाने वाला इंदौर शहर सुबह शाम लाशें उगलता था। समय बदला और लाशें उगलने का सिलसिला भी टूट सा गया, लेकिन अचानक एक बार फिर महज सवा घंटे में ही आई 2 हत्याओं की खबर ने बेखौफ होकर घूमने वाले अमन पसंद बाशिंदों को चिंता में डालकर रख दिया है। लोगों को बैठे ठाले वो पुराने दिन फिर याद आ गए हैं जिन्हें आम लोग बुरा सपना मान भुला चुके थे। अब जिधर कान लगा उधर ही 2 हत्या कांडों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि क्या वही पुराना दौर लौटने को तो नहीं। कभी सनसनीखेज हत्याकांड तो कभी बड़ी बड़ी डकैतियों की वारदातों को लेकर पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला इंदौर शहर वैसे तो लंबे समय से शांति का टापू बना हुआ है। पूरा साल गुजर गया, अपराध की काली दुनिया में बैठे लोगों ने ऐसी किसी करतूत को अंजाम नहीं दिया जिससे मां अहिल्या की नगरी का अमन चैन खो जाए। इससे पहले कई सालों तक इस शहर में हत्याओं का दौर अनवरत जारी रहा, लेकिन पिछले 1 साल से इसमें भी यकायक गिरावट आ गई। धीरे धीरे शहर के गलियारे ये भी भूलने लगे कि कभी कभी यही शहर सुबह शाम लाशें उगलता था। आम शहरी हत्याओं जैसे सनसनीखेज वारदातों को भुला ही चुके थे कि अब एक बार फिर शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महज सवा घंटे में ही 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों ही घटनाएं ऐसे क्षेत्रों में हुई जो हत्याओं के लिए कुख्यात रहे हैं। पहली घटना बदनाम बस्ती कही जाने वाले भागीरथपुरा के गलियारों में हुई तो दूसरी घटना खजराना इलाके से लगी स्कीम नंबर 140 में। जैसे ही एक साथ यानी सवा घंटे के भीतर ही 2 हत्याकांडों की सुर्खी अंधेरे गलियारों से बाजार में आई तो हत्याओं के दौर को भुला चुके आम शहरी परेशान हो उठे। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, आम लोग वही पुराना दौर याद कर रहे हैं, डर रहे हैं, कह रहे हैं फिर वो दिन लौट तो नहीं आएंगे। और अंत में बात करते हैं आईडीसीए की। इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव इस बार भी गर्मा गर्म होने के साथ ही बड़ा ही रोचक होगा। एसोसिएशन के एजीएम के बाद एकाएक मंत्री गुट पर केंद्रीय मंत्री गुट के सिपह सलार कहे जाने वाले राजू सिंह चौहान के खुलकर विरोध के बाद दोनों ही खेमों में वार्षिक साधारण सभा की तैयारियां कम और चुनावी तैयारियों का जोर कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब क्रिकेट की राजनीति करने वाले फिर एक बार सक्रिय हो चले हैं। इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की साधारण सभा के बाद होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर घमासान मचना तय है। इस चुनाव में महज अब 25 दिन का समय अभिशेष है।
ऐसे में इस चुनाव को लेकर काउंटडाउन 4 अगस्त से शुरू होगा, जब MPCA की AGM होगी और IDCA के चुनाव को लेकर सीधे महाराज अपना रुख तय करेंगे। ऐसे में दोनों ही खेमों में लामबंदी के नजारे देखे जा रहे हैं। फिलहाल IDCA चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप से केवल एक नाम सामने आया है, जबकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कैंप से तकरीबन आधा दर्जन नामों का ऐलान अब तक IDCA के गलियारों में हो चुका है। महज 2 दिन पहले हुई AGM के बाद यकायक ही IDCA का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। विजयवर्गीय कैंप की ओर से एक बार फिर IDCA के सचिव अमिताभ विजयवर्गीय ने चुनाव की कमान संभाल ली है, तो वहीं सिंधिया कैंप की ओर से फिर पिछली बार मंत्री के हाथों मात खा चुके राजू सिंह चौहान मैदान में आकर डट खड़े हुए हैं। राजू सिंह की खुली बैटिंग देख अब मंत्री कैंप से ढेरों नाम चुनावी बेला में उतरने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस बार IDCA में मंत्री पुत्र आकाश भी किसी महत्वपूर्ण पद पर चुनाव लड़कर खेल की राजनीति में उतर सकते हैं। फिलहाल सिंधिया गुट से दमदार प्रत्याशियों की खोजबीन का काम किया जा रहा है। इस चुनाव में सभी प्रत्याशी एक दूसरे के लिए सीधी चुनौती बन उतरने का मन बना रहे हैं। ऐसे में अगले माह होने वाले चुनाव के कारण इंदौरी गलियारों में फिर क्रिकेट का चुनाव मिशन 2013 पर भारी पड़ता दिखाई देगा। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।